हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति में आज का जो अपना लेक्चर है वो है राजस्थान के प्रमुख राजवंश की। तो ये जो लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये लेक्चर सभी जो भी राजस्थान के एग्जाम्स है ना, उनमें सब में काम आएंगे। जिसमें भी राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति सिलेबस में है, उनमें सब में ये लेक्चर्स काम आएंगे। और लगभग 90% जो तथ्य, क्योंकि हिस्ट्री जो है उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, तो उनको मैंने जहाँ तक है वो मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया है, इसमें उसको जोड़ ऐड कर लिया है। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये राजस्थान अध्ययन वाली जो बुक है, फिर उसके बाद में ऊपर से जो मेरे नोट्स हैं उनमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे, उन सब से मिला के मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया है और इसके हिसाब से इसको समझाने की कोशिश की है। राजस्थान की हिस्ट्री में इसकी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कुछ इमेज का यूज किया है और कुछ टेक्निक्स यूज किया है, जिसे मैं मुरनल पद्धति कहता हूँ। ठीक है, मुरनाल पद्धति, पटेल पद्धति कहता हूँ, क्योंकि ऐसी पद्धति मुरनल पटेल जब समझाते हैं अपने इकोनॉमिक्स के, जो जो लोग इनको जानते हैं मुरनल पटेल को, वो इस पद्धति को जानते होंगे। ठीक है, वैसे इसका नाम पटेल पद्धति नहीं है, लेकिन मैंने उनसे सीखा है तो मैं इसको मुरनाल पटेल पद्धति कहता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें जिस तरह से मैंने डाला है उसमें रिवीजन करना भी आसान है। अगर जाके यूट्यूब पे बाकी और बहुत बड़े बड़े लेक्चर देखो तो मेवाड़ की जो इतिहास है उसके बारे में 10 घंटे के लेक्चर होंगे, लेकिन इसमें मैं उसको 2 घंटे में कवर करने की कोशिश करूँगा। और फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है उससे रिवाइज करने में आसान होता है। ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये मैं इसके वीडियो में इसके साथ ही नीचे यूट्यूब पे जाके पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं, और जहाँ से जल्दी से ये रिवाइज भी हो जाएगा। अगर ये सही लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब राजपूतों के ऊपर हम पहले बात करते हैं कि राजपूतों का उदय कैसे हुआ। ठीक है, तो ये इंडियन हिस्ट्री का ही एक टॉपिक आ जाता है, और राजस्थान की हिस्ट्री में भी ये इम्पोर्टेंट है कि राजपूतों का उदय कैसे हुआ। और राजपूतों के उदय को लेके अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनका अलग अलग खुद का एक मत है। तो उनमें से कुछ जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं उनके मतों को मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे चंद्रवरदाई जो है, जो पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। उन्होंने अपनी जो पृथ्वीराज रासो जो बुक है उसमें जो इनका राजपूतों का जो बताया है कि उनको बोला कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। और इसी बात को मान्यता दी है नैणसी और सूर्यमल मिश्र ने। लेकिन बाकी जैसे डॉक्टर गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा है, उन्होंने कई अपने जो साहित्यिक और अभिलेख के जो राज वो मिले प्रमाण, उनसे उन्होंने कहा कि वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। तो एग्जाम के उससे हमारा क्या इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वीराज रासो जो है उसमें क्या कहा है, और हीरा चंद्र ओझा ने इसको क्या कहा है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ये भी पूछ सकते हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी किसने कहा है। उसके बाद है डॉक्टर भंडारकर। भंडारकर ने राजपूत वंश को और गुर्जर प्रतिहार को विदेशी माना है, और इसी मत को कर्नल जेम्स टोड, मतलब कर्नल जेम्स टोड ने पहले बोला था, उसके बाद डॉक्टर भंडारकर इसको मानते हैं कि जो कर्नल जेम्स टोड ने कहा वो सही है। कर्नल जेम्स टोड और स्मिथ ने भी राजपूतों को शक और सीथियंस जो थे, जो शुरुआती टाइम पे आए थे इंडिया बाहर से जो आए थे, उनका ही पार्ट माना है गुर्जर प्रतिहार जो राजपूत थे उनको। अकॉर्डिंग टू सीवी वैद जो है राजपूतों का जो ओरिजिन है वो है वैदिक और आर्य को बोला है। तो सीवी वैद का याद रखना, वैद ने वैदिक से बोला है। तो ये जो पृथ्वीराज रासो ने जो अग्निकुंड की उत्पत्ति बताई है उसमें उन्होंने बोला कि वशिष्ठ ऋषि जो है उसके वहाँ पे यज्ञ से आबू पर्वत पर परमार निकले, फिर प्रतिहार निकले, फिर चौहान निकले, फिर चालुक्य निकले। तो इस तरह से उन्होंने बताया है राजपूतों की उत्पत्ति को। अब जो पूरी इंडिया की हिस्ट्री में जैसे ही हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है उसके बाद एक ट्राइपेट्रिएट स्ट्रगल शुरू हो जाता है, मतलब 3 लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है कि अब अगला राज्य कौन करेगा इंडिया के ऊपर। तो भारत के ऊपर अगला राज्य कौन करेगा उसके लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक एक जगह को लेकर शुरू होती है, वो होती है कन्नौज। क्योंकि कन्नौज की जो जगह थी बहुत फर्टाइल जगह थी, आसपास पानी भी था अच्छा,
खासा वहाँ पे व्यापार भी था, तो उस जगह को लेकर लड़ाई शुरू होती है। और वो तीन जो पार्टियां हैं वो कौन कौन है? नॉर्थ के गुर्जर प्रतिहार, इधर राष्ट्रकूटास, और उधर बंगाल के पालास। इन तीनों के बीच में ये लड़ाई शुरू होती है। अब ये जो लड़ाई है इनमें हम देख रहे हैं कि एक पार्टी है वो है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार जो है वो गुर्जर प्रतिहार इसमें पालाज को तो हरा देते हैं लेकिन राष्ट्रकूटास को नहीं हरा पाते। लेकिन हमको उसमें उतना नहीं जाना है कि कौन किसको कितना हरा पाता है। हमको बस यही जानना था कि यहाँ पे जो है गुर्जर प्रतिहार करके एक शासन मतलब इनका एक वो था, रूलर था हमारे यहाँ पे। तो वो जो गुर्जर प्रतिहार जो वंश था, एक वंश था, उस गुर्जर प्रतिहार में ऐसे कुछ राजा हुए जैसे नागभट्ट है, वत्स्य राज है, नागभट्ट द्वितीय है, और सबसे जो पावरफुल थे वो थे मीर भोजा। ठीक है, महेंद्रपाल, राजेंद्र राजपाला, ये सब इसके गुर्जर प्रतिहार के रूलर थे। अब जो गुर्जर, इनके बारे में बाद में चौहान वंश जो पढ़ेंगे तो तब पढ़ेंगे हम नागभट्ट, वत्स्य राज, इनके बारे में। लेकिन अभी बस हमको इतना जानना था कि गुर्जर प्रतिहार जो वंश था उसमें ये शासक रहे उस टाइम के। लेकिन जब एंड में जब सब ये बहुत कमजोर पड़ गए ये रूलर, जैसे राज्यपाला, यशपाला है, इनके बाद में ये एकदम से डिक्लाइन होने लगा। और जो जो अलग अलग जगह के जो अपने अपने सामंत थे इनके, वो सामंतों ने अपना अपना अलग से एक खुद का ही एक वंश चलाना शुरू कर दिया। और इस तरह से जो गुर्जर प्रतिहार थे वो चौहान, सोलंकी, परमार, चंडेला, गढ़वाल, वो अलग अलग रीजन पे के हिसाब से बट गए। जैसे गुजरात के हैं सोलंकी हो गए, अजमेर में चौहान हो गए, मध्य प्रदेश परमार, चंडेला, उधर उधर हिली एरियाज के गढ़वाल हो गए, हिमाचल प्रदेश, ऐसे ही बहुत सारे एरिया उसमें अपना अपना तोड़ के अपने अपने गुजर जो राजपूत जो शासक थे उन्होंने अपना अपना शासन बना लिया। और इन्हीं राजपूत शासनों से कुछ कुछ निकल के अपने राजस्थान में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब राजस्थान की अब हम आते हैं, वो तो एक समझाने का एक वो था, इसलिए वो थोड़ा राजस्थान जो इंडिया की जो हिस्ट्री है उससे मैंने थोड़ा बैकग्राउंड सेटअप किया है कि उससे और सही समझ में आ सके कि राजपूतों का उदय, गुर्जर प्रतिहार, ये सब कैसे कनेक्ट है। ठीक है, अब हम पहले राजस्थान की ज्योग्राफी समझने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे राजस्थान का भूगोल कैसा था। राजस्थान का भूगोल अगर समझेंगे हम तो राजस्थान के भूगोल पे यहाँ पे मेवाड़ है, यहाँ पे मारवाड़ है। जो बाउंड्री है वो अभी फिक्स नहीं है, कोई ऊपर जाता रहता था, कभी कोई साइड में जाता रहता था, मतलब अपना एरिया बढ़ता जाता था, कभी छोटा हो जाता था। ठीक है, बाउंड्री डिस्प्यूट होते थे इनके बीच में। यहाँ पे जैसलमेर, बीकानेर, शेखावटी रीजन, यहाँ पे हारडा हुआ करते थे। ठीक है, कोटा बूंदी की राजा। तो ये राजस्थान का भूगोल है। ठीक है, अब राजस्थान के भूगोल के बाद हम देखते हैं अब जो सबसे बड़ा जो एक वंश की शुरुआत करते हैं हम, वो है मेवाड़ का गोहिल वंश। ठीक है, मेवाड़ के गोहिल वंश का इतिहास पढ़ते हैं। अबू फजल ने इनको जो है ईरान के नौसेका आदिल की संतान माना है। ठीक है, अबुल फजल जो थे जो अकबर के टाइम पे थे, उन्होंने बोला कि ये जो है ईरान से आए हुए लोग हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने इनको गुर्जर प्रतिहार, अब क्योंकि हर कोई में बोला कि गुर्जर प्रतिहार से टूट के आए हैं ये राजपूत वंश, तो जो गुर्जर प्रतिहार से जो टूट के आए हैं उन पे भी मतलब तो उनके बारे में लिखेंगे। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा कि ये कहाँ से आए, गोहिल जो है मेवाड़ के, वो कहाँ से आए। कि कर्नल जेम्स टॉड तो राजस्थान की हिस्ट्री के जनक है। तो उन्होंने जो लिखा है वो लिखा है कि ये शिलादित्य के वंशज है। गुजरात के जो शासक थे शिलादित्य उनके शासक है। सिवी जनपद की एक राजधानी हुआ करती थी माध्यमिका चित्तौड़गढ़। सिवी जनपद जो ये पुरानी टाइम की मैंने कुछ फैक्ट्स लिख दिए हैं। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के, कि सिवी जनपद में फिर जो उसी एरिया का नाम था इसका मेदवाट और प्रागवाट कहा जाने लगा, उसी में जो मेवाड़ वाला रीजन है उस एरिया को। उसके बाद इनका जो कुल देवता है मेवाड़ का जो कुल देवता है वो एक लिंग जी। और इनका जो आराध्य देवता है वो गढ़ भोज का चार भुजा नाथ है। ठीक है, अब दोनों में याद रखना कि कुल देवता होता है अलग और आराध्य देवता होता है अलग। कुल देवता एक लिंग जी है और आराध्य देवता गढ़ भोज का चार भुजा नाथ है। ठीक है,
जो इनकी कुल देवी है वो बाण माता है, चित्तौड़ के केलवाड़ा में इसका मंदिर है। आराध्य देवी चार भुज माता, ठीक है। तो आराध्य देवता और आराध्य देवी को तो याद रखने में ज़्यादा नहीं रहेगा, चार भुजों का नाथ है और एक चार भुजों की माता है। कुल देवता एकलिंग जी और कुल देवी बाण माता। ये मेवाड़ का मैप है। मेवाड़ में ज़्यादातर टाइम के लिए जो मेवाड़ में जो एरिया रहा है वो रहा है भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, ठीक है। ये उनके टाइम पे जो मेवाड़ का जो झंडा था उस पे इस तरह से बना होता था, और इनका जो नीचे लाइन लिखा होता था वो लिखा होता था, जो डर राखे धर्म को तीही राखे करतार। और इस तरह यहाँ पे भील बना होते थे। यहाँ पे ये महाराणा का फोटो है, ये सूर्यवंशी इनका प्रतीक जो है उसको दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का मेवाड़ का फ्लैग है। तो ये एक याद रखना है मेवाड़ के बारे में। ये सारे जो फैक्ट है वो तो याद करने ही पड़ेंगे। बाकी जो कंसेप्ट आएंगे, जो सैन्य अभियान होंगे, उन सारी चीज़ों में मैं एक बार अच्छे से उनको एक्सप्लेन करूँगा। अब मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उनके जो पहले शासक आते हैं जिनको गुहिल वंश का संस्थापक माना जाता है वो है बप्पा रावल। बप्पा रावल जो है वो हरित ऋषि के यहाँ पे गाय चराया करते थे। ये कुछ फैक्ट वहाँ से, कुछ सोर्स से ये बताया जाता है कि हरित ऋषि के यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसके वहाँ पे, तो हरित ऋषि के यहाँ पे गाय चराते थे, ठीक है। उनका एकलिंग महादेव जी का मंदिर बनाने में उनका योगदान था। एकलिंग महादेव जी का जो उदयपुर में मंदिर बनाया है वो बप्पा रावल ने बनाया है। फिर उन्होंने 1734 में चित्तौड़गढ़ का जो शासक था मानमोरी, उसको मौर्य शासक मानमोरी था, उसको हराकर चित्तौड़ की को छीन लिया और नागदा को अपनी राजधानी बनाई। चित्तौड़ का जो दुर्ग बनाया था वो चित्तौड़ का जो दुर्ग बनाया था एक मौर्य शासक था मानमोरी, उसने बनाया था। तो उस दुर्ग को छीन लिया और नागदा को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो बप्पा रावल ने कौन सी जगह को अपनी राजधानी बनाया, तो नागदा को अपनी राजधानी बनाया। बप्पा रावल को जो ओझा है हीराचंद्र ओझा, उन्होंने इसको कालभोज भी कहा है, ठीक है। बप्पा रावल के बाद में जो अगला आता है वो आता है अल्लट। अल्लट के बारे में जो फैक्ट हमको याद रखने वो है कि अल्लट ने वराह मंदिर बनाया था, ठीक है। और उन्होंने अल्लट ने हुण जो मतलब उस टाइम जो विदेशी शासक थे हुण, उनकी एक राजकुमारी थी हरिया देवी, उससे भी विवाह किया। उसके बाद का ये जो बीच का ये पीरियड है इनका, उसका उसमें बहुत सारे रूलर आए, लेकिन उनसे मतलब उनका कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जिससे क्वेश्चन बने। तो इसलिए हम सीधा राव जैत्र सिंह को पढ़ते हैं। राव जैत्र सिंह जो है वो 1213 की बात है। 1213 से 1253 तक मेवाड़ के एरिया में रावल जैत्र सिंह जो थे ना वो थे। अब जो रावल जैत्र सिंह है उसमें एक चीज़ समझने की है अभी कि यहाँ पे अगर अभी थोड़ा सा हम क्रोनोलॉजी समझते हैं कि उस टाइम दिल्ली सल्तनत जो थी उसमें क्या हो रहा था, उसके हिसाब से हमको समझ में आया। क्योंकि 1213 से 1253 तो हमको याद है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, उसमें तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे वो मोहम्मद गोरी से हार गए थे। और फिर यहाँ पे एक मुस्लिम शासन की स्थापना होने लगी दिल्ली में। और वो जो स्थापना हुई मुस्लिम शासन की, उसके बाद हमने देखा स्लेव डायनेस्टी आई। उसी स्लेव डायनेस्टी का जो दूसरा शासक था वो था सुल्तान इल्तुतमिश। तो वो सुल्तान इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली पे अभी शासन कर रहा है। तो जब वो दिल्ली पे शासन करेगा तो उसको अपने आसपास के राजाओं से उसकी लड़ाई होगी। और वो ही आसपास के राजाओं में कौन आएंगे, भूताला का उनके आसपास के राजाओं में आएंगे रावल जैत्र सिंह, ठीक है, मेवाड़ की। तो वहाँ से उनकी लड़ाई होती है और उस सुल्तान इल्तुतमिश को परास्त कर देते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ से मिलता है हमको, ये फैक्ट हमको पता चलता है जयसिंह सूरी करके एक राइटर थे, एक लेखक थे, जिन्होंने एक बुक लिखी है हमीर मदमर्दन, ठीक है। तो जो ये हमीर मदमर्दन जो लिखी है, इस हमीर मदमर्दन में इस चीज़ को बताया भूताला का युद्ध। तो भूताला का युद्ध किस किस के बीच हुआ, रावल जैत्र सिंह और सुल्तान इल्तुतमिश के बीच में। और इसके फलस्वरूप, लेकिन वो जीत तो गए थे, लेकिन नागदा जो था यहाँ पे, मतलब रावल जैत्र सिंह जीत गए थे इल्तुतमिश से,
लेकिन इल्तुतमिश ने नागदा, जिसको बप्पा रावल ने राजधानी बनाया था, वो नागदा को बिल्कुल एकदम नष्ट कर दिया वहाँ पे। तो उसको नष्ट करने के बाद में उन्होंने, रावल जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई, चित्तौड़ में। तो याद रखना कि चित्तौड़ को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो वो रावल जैत्र सिंह ने बनाया। और इस इन्हीं के टाइम को मेवाड़ का स्वर्ण युग कहते हैं, ठीक है। रावल जैत्र सिंह के टाइम पे इतना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ कि इन्हीं के टाइम को मेवाड़ का स्वर्ण युग कहते हैं। फिर रावल तेज सिंह आए, 1253 से 1262 तक हो रहे, इनके बारे में कोई ज़्यादा फैक्ट नहीं है। फिर रावल समर सिंह आए, ये दोनों को याद भी नहीं रखना, एक बस क्रोनोलॉजी एक थोड़ा सेटअप रहे, इसलिए मैंने इन दोनों का नाम डाल दिया, लेकिन ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। रावल समर सिंह, ठीक है। रावल समर सिंह के बाद में अगले जो रूलर आते हैं वो है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह जो थे, रावल रतन सिंह को हम सब जानते हैं क्योंकि ये पद्मावत जो मूवी थी, पद्मावती जो थी उनके हस्बैंड थे, उनके पति थे रावल रतन सिंह। इनके एक भाई हुआ करते थे, इनका एक फैक्ट ये भी इम्पोर्टेंट है कि उनके एक भाई हुआ करते थे कुंभकर्ण नाम के, वो यहाँ से गए थे और उन्होंने नेपाल में एक एरिया में जाके राणा शाही की वंश की स्थापना शुरू की थी, ठीक है। अब इनका जब नाम आता है तो इनके नाम से किसी का जो नाम जुड़ा रहता है वो है पद्मावती, ठीक है। पद्मावती सिंगल देश की राजकुमारी थी, ठीक है। और पद्मावती का जो हमको रिकॉर्ड मिलता है वो कहाँ से मिलता है, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी ने इनके टाइम पे अटैक किया था चित्तौड़ पे, और चित्तौड़ का पहला जो साका हुआ था इन्हीं के टाइम पे हुआ था 1303 में। उसके जो हमको इस जो तथ्य के जो प्रमाण मिलते हैं वो हमको मिलते हैं मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी की एक बुक है पद्मावत, ठीक है, जो अवधी भाषा में लिखी हुई है। उस बुक से हमको इसके प्रमाण मिलते हैं। अब इस पे सबको डिस्प्यूट है क्योंकि अमीर खुसरो जो उस टाइम पे इनके साथ ही थे, उसने ऐसे कुछ प्रमाण नहीं लिखे, लेकिन बाद में 200-250 साल बाद में जाके कोई ये बुक लिख रहा है, उसमें ये कहानी लिख रहा है कि इस तरह से लिख रहा है कि पद्मावत, लेकिन वो सब हिस्टोरियन का भी खुद का भी डिस्प्यूट है उस पर, ओके। लेकिन हमारी एग्ज़ाम के उसके हिसाब से ये है कि मोहम्मद मलिक जायसी ने पद्मावत लिखी और वो भी अवधी भाषा में लिखी है, ठीक है। और शेरशाह सूरी के काल में लिखी है 1540 में। चित्तौड़ का पहला साका होता है। अब चित्तौड़ का जो पहला साका होता है, अब साका क्या होता है, साका जो होता है एक राजपूतों का एक टर्म है, युद्ध नीति थी इनकी एक साका। जब एकदम बिल्कुल लास्ट में कुछ नहीं हो पाता कि अब कुछ नहीं है अपने पास सॉल्यूशन ये युद्ध का, तो उस टाइम पे राजपूत जो होते थे वो एक केसरिया करते थे और जौहर करते थे। जो जो पुरुष होते थे वो केसरिया करते थे, केसरिया मतलब वो अपने मर मिटने के लिए तैयार हो जाते थे और युद्ध भूमि में आ जाते थे। और जौहर में जो महिलाएं होती थी वो आग जला के उसमें कूद जाती थी। तो चित्तौड़ का जो साका था वो ये जो रतन सिंह के टाइम पे हुआ था वो चित्तौड़ का पहला साका था, लेकिन राजस्थान का ये द्वितीय साका है, ठीक है। राजस्थान का प्रथम साका है वो जैसलमेर में होगा। तो इसके बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जो था वो जीत लिया था। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जीत के और वहाँ चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अलाउद्दीन ने जीता और वहाँ से एक अष्ट धातु का जो उनका दरवाज़ा था उसको अपने साथ दिल्ली ले गए थे, लेकिन वहाँ से फिर एक जाट राजा हुए थे, उन्होंने वापस इसको लेके आ गए थे। ये भरतपुर में अभी लोहगढ़ में लगा हुआ है, ठीक है, ये अष्ट धातु का दरवाज़ा। बस इसके बारे में ये कहानी याद रखने की, ऐसे गया और ऐसे वापस अब राजपूतों के पास वापस आ गया। अब जैसे चित्तौड़ का साका हुआ, रावल रतन सिंह की मृत्यु हो गई, ठीक है, पद्मावती ने जोर कर लिया। उसके बाद अलाउद्दीन ने अपना पुत्र जो था खिज्र खां, उसको उसके नाम पे चित्तौड़गढ़ का नाम बदल दिया, ठीक है, और खिज्र खां को वहाँ पे रख दिया। लेकिन खिज्र खां ने भी बाद में वहाँ पे चित्तौड़ का प्रशासक किसको बना दिया, मालदेव सोनगरा। मालदेव सोनगरा को वहाँ का शासक बना दिया। मालदेव के बाद बनवीर आया, बनवीर चौहान 1326 में। फिर बनवीर चौहान जो है उसको हराकर हमीर सिसोदिया करके क्योंकि ऐसा होता है कि
जो ये कुछ सिसोदिया जो थे ना, वो मतलब जो सामंत थे, वो इनके साथ रतन सिंह के साथ काम करते थे, लेकिन वो बाहर चले गए थे, उस टाइम चित्तौड़गढ़ से बाहर थे, वो लोग बच गए थे। तो ये साका में जो केसरिया हुआ उसमें वो नहीं थे, इसलिए उन्होंने बाद में आक्रमण करके इसको वापस जीत लिया था। अमीर खुसरो ने खजाइन उल फतूह में चित्तौड़गढ़ के आक्रमण के बारे में लिखा है, ठीक है, पद्मावती के बारे में नहीं लिखा, लेकिन चित्तौड़ पे जो आक्रमण हुआ है उसके बारे में अमीर खुसरो ने जानकारी हमें दी है। तो राणा रतन सिंह के बाद हमने देखा कि एकदम खेल खत्म था, लेकिन हम्मीर सिसोदिया करके एक बच गए थे, एक सामंत, उसने वापस चित्तौड़ को जीत लिया और 1326 से वो वापस अपनी सिंहासन पे आ जाते हैं और एक नई शाखा की स्थापना करते हैं, जिसको है सिसोदिया शाखा या सिसोदिया राजवंश, ठीक है, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।